बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है। मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं, सुनने में आ रहा है कि फील्ड मार्शल भी जाएंगे या कोई और इंपॉर्टेंट आदमी भी जा सकता है, और ये ईरान में जाके कोशिश करेंगे कि ईरान को अमरीकी शराइत के ऊपर बनाया जा सके। लेकिन हमारी औकात इतनी है कि हम अमरीकी शराइत को ईरान के सामने रख के उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम ईरानी शराइत को अमेरिका के सामने रख के उन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर सकते, वो डांट देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेइज्जती करेगा। लिहाजा हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपनी औकात का पता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। देखिए, मेरे ख्याल में ईरान ये जंग जीत चुका है। अगर उसे कुछ अच्छी डील मिलती है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत दिखानी भी पड़ती है, तो वो इस खित्ते के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के अपना मफाद निकाल ले। देखिए, वो कुछ चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेगा ईरान। अब उनका तारीख भी ऐसी है, उनका रिकॉर्ड भी ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ईरानी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो कुछ चीज़ों पे तो वो नहीं करेंगे, ये हम भी जानते हैं। लेकिन जहां वो कर सकते हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा सकते हैं, वो दिखा के अगर इस मामले को ख़त्म करते हैं, तो ये पूरे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, अगर हल्की फुल्की फेस सेविंग उसे मिल जाए तो शायद उसकी भी जान छूट जाएगी। अब ये एक इतला आई है, और ये इतला आई है, एक्शियस न्यूज़ है, और एक CNN के रिपोर्टर हैं, और चैनल 12 के भी वो रिपोर्टर हैं। नाम है इनका बराक रेविड। इन्होंने एक दावा किया है। बराक रेविड का कहना है कि मंगल को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक कॉल हुई थी, और इसने दावा किया, इस रिपोर्टर ने, बड़ा सीनियर रिपोर्टर है, कि इस कॉल में कशीदगी हुई दोनों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ईरान को कुछ मजीद लचक अगर वो दिखाता है तो एक डील ईरान के साथ की जा सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत है उसमें लचक पे जाने की जो है वो गुंजाइश थी। लेकिन नेतन्याहू दोबारा से फौजी कार्रवाई का हामी है। अब यहाँ पे हाल ही में एक बात आप और ज़हन में रखें कि सऊदी अरब और UAE के ऊपर ड्रोन हमले हुए हैं, और UAE की जानिब से बताया गया कि ड्रोन ईरान से नहीं, इराक से आए थे। और एक खबर और आप इसके साथ मिलाकर देख लें कि इराक में इसराइली खुफिया फौजी अड्डों की मौजूदगी की इतला भी मिली है। तो नेतन्याहू अगर जंग शुरू करना चाहता है तो इस किस्म का कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग उसे करना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस रीजन में किसी वक्त भी कोई चिंगारी भड़क सकती है, कोई फॉल्स फ्लैग हो सकता है, और सूरत हाल खराबी की तरफ जा सकती है। बहरहाल अमेरिका ने एक ईरान को तजावीज़ का मुसवदा एक और भिजवाया। जो ईरान ने भेजा था वो डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी टीम ने मुस्तरद कर दिया। अब दोबारा से अमेरिका ने तजावीज़ भिजवाई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी वो तजावीज़ लेकर गए हैं ईरानियों के पास। और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान इन तजावीज़ के, सारी नहीं मानता तो मैक्सिमम चीज़ें मान ले, ताकि एक मुआहदा ऐसा हो जाए जिसके बाद मामला नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएँ, और पेट्रोलियम मसनूआत और बाकी चीज़ों की जो तरसील है वो इस रीजन के अंदर खुल जाए। पाकिस्तान को उसका ये फ़ायदा होगा कि रीजन में अमन आ जाएगा, पाकिस्तान की थोड़ी सी गुड्डी चढ़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को तभी होगा जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि आसिम मुनीर साहब सियासी इस्तेहकाम आने नहीं देंगे। वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देंगे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम आता है अवाम की मर्ज़ी मान लेने से, और वो अवाम की मर्ज़ी मानने के लिए तैयार नहीं है। ना ही ऐसा लगता है कि उन्हें अवाम की मर्ज़ी मानना सूट करता है। बहरहाल ईरान की जो सरकारी खबर रसा एजेंसी है उसके बकौल वो जायज़ा ले रहे हैं इन तजावीज़ का, और अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जबकि अमेरिका की जानिब से अभी मीडिया खामोश है। जब ईरान का जवाब जाएगा तो फिर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट करेगा कि एक्चुअली ईरान ने किस किस्म का जवाब दिया है। वैसे ईरानी मीडिया पहले ही खुद बता देता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा अजीबोगरीब काम किया। ऐसा लगता है कि वो अपने फेवरेट फील्ड मार्शल से बहुत मुतासिर हो गया डोनाल्ड ट्रंप, और एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। ये काम ज़रा चेक करें आप, यहाँ पे मेरे पास खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने और अपने अहले खाना और कारोबार को, यानी अपने और अपने अहले खाना का जो कारोबार, उसको टैक्स मामलात से मुताल्लिक जारी तहकीकात और ऑडिट से इस्तिस्ना दिलवा दिया है। यानी समझें आप, यानी जो टैक्स ऑडिट होगा ना इनके ख़ानदान का, इनकी फैमिली का, डोनाल्ड ट्रंप का, उससे उन्होंने अपने आप को इस्तिस्ना करवा लिया, अपनी फैमिली को भी डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी इस्तिस्ना अब सबको चाहिए। जितने लोगों ने कुछ ना कुछ दाल में काला होता है ना, वहाँ पे वो इस्तिस्ना मांग लेते हैं। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनके अहले खाना और उनके कारोबार को टैक्स मामलात से मुताल्लिक जारी तहकीकात और ऑडिट से हमेशा के लिए इस्तिस्ना मिल गया है।
महकमा इंसाफ के एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज में अमरीकी हुकाम को ट्रंप, उनके खानदान वालों और उनके कारोबार के खिलाफ टैक्स दावों पर हमेशा के लिए कार्रवाई या कानूनी पैरवी से रोक दिया गया है। देखिए, इस किस्म की चीज़ें जो बाइडन ने भी की थी, अपने बेटे के लिए भी की थी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने रिवर्स कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को अगर दोबारा हुकूमत नहीं मिलती, या फ़र्ज़ करें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आ जाती है, इम्पीचमेंट हो जाती है इनकी, और ये इम्पीच हो जाते हैं, इनका मुआवजा हो जाता है बतौर सदर, और एक नया सदर आता है अमेरिका में, तो वो भी इस इस्तिस्ना को मुमकिन तौर पे ख़त्म कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार का और अरूज का सूरज वो गरूब हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में ना रहा तो। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के प्लान लंबे हैं। वो तो ये कहता है कि वो आइन में एक तरमीम करेगा और उसके बाद वो लंबे अरसे तक अमरीकी सदर रहेगा। एक और भी उसने अपनी ख्वाहिश बताई डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस वक्त इसराइल में 99% मकबूल हूँ। वहाँ वज़ीर आज़म के लिए मैं अगर चाहूँ तो इलेक्शन लड़ सकता हूँ, तो इसलिए शायद मैं अपना ये दौर पूरा करने के बाद इसराइल जाऊँ और वहाँ से वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन लड़ूँ। नाज़रीन, ईरान ने एक नया और खौफनाक हथियार मुतारिफ करवाया। ये हथियार जो है इसका नाम है रजब 27। रजब 27 एक कश्ती है छोटे साइज़ की। इसके अंदर 2 क्रूज़ मिसाइल जा सकते हैं जो 700 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दीगर हथियार और बारूद भी जा सकता है। ये लगभग 3 मीटर तक जो समुद्री लहरें हैं उनका मुकाबला भी कर सकती है, और ये बहुत तेज़ रफ्तार में जाती है। दुनिया में ना हथियारों का पूरा सिस्टम ही तब्दील हो गया। पहले और तरह के हथियार बनते थे। ये 2 जंगें ऐसी हुई दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया के जो लड़ाई का नक्शा है उसको तब्दील कर दिया। नंबर 1, जो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जंग हुई थी, उसने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। उसने बताया कि ड्रोन कितना इंपॉर्टेंट है और टैंक कितना फारिग है। उसके बाद जो दूसरी लड़ाई हुई यूक्रेन और रूस की, उसमें भी बहुत कुछ दुनिया ने सीखा। लेकिन जो ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ किया, अपने सस्ते और इंतहाई कम महदूद वसाइल के साथ और कम हथियारों के साथ, उसने बताया दुनिया को कि हथियार की नौयत अगर कुछ और हो तो आप जंग में कुछ और भी कर सकते हैं, यानी आप जंग का नक्शा बदल सकते हैं। अब इस वक्त एक और खबर मेरे पास आई है। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आजकल अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान अपने दिफा के लिए ईरानी मॉडल पे काम कर रहा है। इन्होंने रूस के साथ एक दिफाई मुआहदा किया है और उसके तहत रशिया वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स बार बार अटैक करती है अफगानिस्तान के अंदर, तो उन्हें लगता है कि फ्यूचर में अब पाकिस्तान एयरफोर्स को वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे अटैक नहीं करने देंगे। एक और चीज है कि अफगानिस्तान कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन्स के हवाले से कुछ काम कर रहा है। यानी जैसे ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स बनाए और उन ड्रोन्स को अपना मेन हथियार बनाया, तो अगर यही काम अफगानिस्तान भी करता है तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता रहेगा। देखिए, हमें एक बात सीखनी और समझनी पड़ेगी। आज के दौर में कोई भी बालादस्त नहीं रह सकता। आपको सबके साथ ताल्लुकात बनाकर आगे चलना पड़ेगा। हमें हमेशा सूट करता है अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखना। जो ड्रोन्स हैं जब वो सैकड़ों की तादाद में आते हैं तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक सकता। और कभी भी किसी ऐसे मुल्क के साथ आपको लड़ाई में नहीं जाना चाहिए जिसके वसाइल कम हो, यानी जिसकी तरक्की कम हो। यानी अगर आप अरब ममालिक की मिसाल देख लें तो क्या वो ईरान से लड़ सकते हैं? ईरान के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जैसा इन ममालिक के अंदर है। ये तो शीशे के बने हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हुए तामीर और तरक्की पे तवज्जो देनी चाहिए दोनों ममालिक की, खास तौर पे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए हर दौर में कोई ना कोई जंग छेड़ के रखती है। जैसा कि कभी हम किसी जंग में चले जाते हैं, कभी किसी जंग में चले जाते हैं, और नतीजा क्या निकलता है? अभी तक हम कश्मीर आज़ाद करवा नहीं पाए और भारत से अपना पानी भी छुड़वा नहीं पाए। नाजरीन, इसराइल ने बहुत तेज़ हमले शुरू कर दिए हैं। गज़ा और लबनान को वो बहुत बुरी तरह अटैक कर रहा है। गज़ा के 60% पे उन्होंने अपना कंट्रोल मुकम्मल कर लिया है और नेतन्याहू ने मज़ीद 10% के ऊपर कब्जे का हुक्म जारी कर दिया है कि 70% गज़ा पे मुकम्मल तौर पे कब्जा कर दिया जाए। और बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए ममालिक कुछ भी नहीं कर पा रहे, जबकि लबनान पे इसराइली फौजें चढ़ दौड़ी हैं। बहुत तेज़ी से वहाँ पे अटैक हो रहा है। ये एक फैमिली की तस्वीर आप देखें। ये इसराइली हमले के अंदर गुज़िश्ता रोज़ ये शहीद हो गए लोग। इनमें देखें ये बच्चे हैं, ये पनागुज़ीन थे। कोस्टल हाईवे पर इन पर ड्रोन हमला किया गया और ये सारे लोग शहीद हो गए। ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर जो हैं वहाँ से आ रहे हैं। और अभी जो ताज़ा इतलात आई हैं उनके मुताबिक
इसराइली फौज ने लबनान के बहुत बड़े एरिया पे भी कब्जा कर लिया, उनके एक बड़े दरिया के ऊपर भी कब्जा कर लिया, और एक तारीखी किला है जनूबी लबनान में बियोफोर्ट, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है इसराइल ने, और वो ये कह रहे हैं ये इलाके अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो तेजी से इसराइल अपने इलाकों में एक्सपेंशन करता चला जा रहा है, अपने इलाकों को वसअत देता चला जा रहा है। जो उनके पास एक मैप है जिसके मुताबिक वो इसराइल को बड़ा करना चाहते हैं, जिसपे कई मरतबा उन्होंने बात भी की है, वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। जबकि अरब ममालिक और बाकी ममालिक जो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है, जिनमें पाकिस्तान भी है, वो अभी फिलहाल सूरत हाल का जायजा ही ले रहे हैं। एक दावा सामने आ रहा है, कुछ हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने ये दावा किया। दावा यह है कि साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी वो जेल में गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। देखें, अशफाक परवेज कियानी के बारे में एक बात मुझे पता है, और मुझे कुछ और दोस्तों ने, सोर्सेज ने बताई कि जनरल आसिम मुनीर के करीब है अशफाक परवेज कियानी, और कुछ जर्नैलों से, कुछ लोगों से उसकी नहीं बनती, लेकिन जिनसे बनती है उनमें एक जनरल अशफाक परवेज कियानी भी है। तो फौरी तौर पे जब ये खबर आई तो दिमाग में यही आता है कि हाँ, ये पॉसिबल है और ये मुलाकात हो भी सकती है। अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता आपको कि ये मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है ना कि बर्फ पिघल रही है, ये दावा जमीनी हकायक से मैच नहीं करता। पाकिस्तान में अगर कहीं बर्फ पिघल रही है तो वो सिर्फ पहाड़ों पे पिघल रही है, और उसकी दो वजूहात हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग है और दूसरा जो है वो गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा कहीं कोई बर्फ नहीं पिघल रही। अगर बर्फ पिघल रही होती तो जो कुछ आप गिलगित बल्तिस्तान में देख रहे हैं आप वो ना देखते। अगर बर्फ पिघल रही होती तो जो कुछ इस वक्त कश्मीर में किया जा रहा है आप वो ना देखते। इंतखाबी निशान दोबारा छीने जा रहे हैं, वोटों का रद्दोबदल किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, सूबा बदरियां हो रही हैं, जो असद कैसर और जुनैद अकबर के साथ हुआ, जो सुहेल आफरीदी के साथ हुआ। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बर्फ़ जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से तो पिघल रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे जो बर्फ़ जमी हुई है उसके पिघलने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कई मरतबा इमरान खान साहब से डील करने की कोशिश की, बहुत सारी ऑफर लेकर गए, यहाँ तक कि उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, कुछ अरसा सियासत से छुट्टी कर लें, फिर वापस आएँ, फिर आप सियासत करें। ये भी कहा गया कि आप बनी गाला में चले जाएं, ये भी कहा गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो जाएं। अलग अलग तरह की बातें इमरान खान साहब को ऑफर की गई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन उन्होंने मानी नहीं को बात। ये बार बार ऑफर आती है इमरान खान साहब को, ऐसा नहीं है कि एक आध दफ़ा आई हो और उन्होंने रिजेक्ट कर दी हो, नहीं, बार बार आती है। अगर ये कोई मुलाकात हुई भी है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मतलूबा नताइज नहीं मिले, ये बात तो गारंटीड है। वरना इस वक्त जो ब्रिगेडियर फाइक कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और जो गिलगित बल्तिस्तान में वहां के ऑफिसर्स कर रहे हैं, ये सारा कुछ ना हो रहा होता। देखिए, जो डीलिंग इस वक्त हो रही है ना गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में वहां के अवाम के साथ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि खुदा न खास्ता ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हालात को बलूचिस्तान के हालात की तरह कर देंगे, सिर्फ अपने इक्तदार और अपने कंट्रोल के लिए। यानी एक जूनियर ऑफिसर होता है और बेचारे एफए पास आ जाते हैं। अब ये जूनियर ऑफिसर है, उसका दिमाग सिर्फ उसकी नौकरी के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि सारा कुछ उसका उसकी नौकरी से वाबस्ता है। वो अपने सीनियर को खुश करने के चक्कर में कुछ भी करता है, और वो कुछ भी करने का खुमियाजा पाकिस्तान भुगतता है। यही सब कुछ बलूचिस्तान में गंदे खेल खेले गए, और यही खेल आज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में खेले जा रहे हैं। लगता है कि ये जीबी को और कश्मीर को भी बलूचिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। देखिए, दूसरी जमातें बाहर से बंदे ले लेकर जा रही हैं और अपनी रौनक लगा के दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो जी, हमारी छोटी मोटी रौनक लगी हुई है। कहीं पे भी वो पब्लिक को शो नहीं कर पा रहे। जहां दिखाते हैं वो किसी ना किसी लीडर को दिखाते हैं, उसके आसपास 10 20 30 बंदे दिखाते हैं, पब्लिक को नहीं प्रॉपर तरीके से वो शो कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये उम्मीदवार आप एक मरतबा फिर देख लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से हलके में आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डालना है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ आपने वोट डालना है, तो फिर आपने किसको वोट डालना है। ये सारी कहानी जो है वो इस सफ़े पे लिखी हुई है। कहीं आपको खैमे पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको विकेट पे वोट डालना पड़ेगा, कहीं आपको किसी और इंतखाबी निशान पे वोट डालना पड़ेगा। तो अलग अलग बहुत सारे इंतखाबी निशान हैं। तो ये 5-6 निशान आपके सामने हैं अलग अलग हलकों में। इनमें आप वोट डालेंगे तो आपका वोट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा। एक नाजरीन मेरी गुजारिश है आज़ाद कश्मीर के लोगों से
ये आम आवाम से नहीं मैं बात कर रहा, ये वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पूरे पूरे खानदान ओवरसीज हैं और इनके पास काफी पैसा है। आजाद कश्मीर में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर रहती है और वो लोग वहां पे पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर पैसा कमाते हैं, तो इनके पास वसाइल की कमी नहीं है। ये बहुत अमीर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। अब इनको ठगने का टाइम आ गया है। अगर आपको कोई कहे, कोई ऑफिसर, कि जनाब इतने पैसे दे दें, आपको इलेक्शन जितवा देंगे और आपको असेंबली में पहुंचा देंगे और आप कल को मिनिस्टर भी बन जाएंगे, तो आपने इनकी बातों पे कान नहीं धरने। बहुत सारे दिहाड़ीबाज जो है वो मार्केट में फिर रहे हैं। यही काम बलूचिस्तान में किया गया था। एक एक हलके के लिए 10-10 बंदों से करोड़ों रुपए लिए गए थे। एक बंदा है वो 2 करोड़ दे गया, एक बंदा उससे 5 करोड़ ले लिए, एक बंदा उससे 7 करोड़ ले लिए, एक और बंदा उससे 3 करोड़ ले लिए। तो इस तरह एक एक हलके के लिए 10-10 बंदों से पैसे पकड़े गए थे बलूचिस्तान में। और बाद में जब ये लोग पैसे वापस मांगने के लिए गए तो इनको कहा गया, कौन से पैसे भाई, तुम्हें वहां पे थोड़े से वोट पड़ते तो हम तुम्हें जितवाते, दौड़ जाओ यहां से। अब वो पैसा ऐसा तो होता नहीं है जिसका कोई कानूनी रिकॉर्ड हो पीछे से। यानी जब आप इस तरह का पैसा है जो आप रिश्वत में दे रहे हैं, तो वो आप रिकॉर्ड का पैसा निकाल के तो रिश्वत में नहीं देंगे ना, वो तो आप पैसा इधर उधर से कहीं से निकालेंगे और निकाल के आप दे देंगे। तो मेरी गुजारिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों से, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर के अंदर जो बड़े ताकतवर पैसे वाले लोग हैं जिनको सियासत का कीड़ा है या खुजली है, तो मैं उन्हें यह बता रहा हूं कि आपने अपने करोड़ों रुपए जाया कर देने हैं। यही बंदे दिहाड़ियां लगा के पहले आए हुए हैं। जावेद लतीफ ने बताया था कि लाहौर के अंदर भी एक ऑफिसर ने बहुत पैसे ले लिए थे। बलूचिस्तान के लोग किससे आज भी सुनाते हैं कि हमसे पैसा ले लिया, हमें ना एमपीए बनाया ना एमएनए बनाया। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना पैसा जाया ना करें। ये दिहाड़ीबाज हैं, ये दिहाड़ी लगा के निकल जाएंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। अभी वहीं पे जीबी में इलेक्शन चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुकम्मल पाबंदी है, मगर बिलावल और उनकी बहन इनके प्रोटोकॉल के लिए गवर्नर पंजाब भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि क्या उनके पास एनओसी है। इलेक्शन के इस माहौल में एक गवर्नर भी वहां पे पहुंच गए, तो देखिए एक तरफ कितना फ्री हैंड है, आप इंजॉय करें। यही बिलावल और मरियम, इन्हें मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड था 2020 में भी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इनके पास आज भी फ्री हैंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि उनकी हुकूमत थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दीवार के साथ लगाया गया। ना उनके पास अपना निशान है, ना वो कंपेन कर सकते हैं, ना वो लोगों में जा सकते हैं, लेकिन नौजवानों ने वो जिम्मेदारी संभाल ली। चाहे गजर हो, चाहे हुंजा हो, चाहे स्कर्दू हो, चाहे गांचे हो, कहीं पे भी, चाहे गिलगित हो, कहीं पे भी आप चले जाएं, अस्तोड़ चले जाएं, हर जगह पे बड़ी मजबूती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM का अलायंस खड़ा है। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो डेवलपमेंट हो रही है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से हो रही है। ख्वाजा साद रफीक का स्टेटमेंट आपने देखा, एक दो और वजीर भी बोलना शुरू हो गए। फाद हुसैन ने भी एक कॉलम लिख दिया, ये साबिक वजीर हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट के, कि जी वज़रा कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखा रहे। तो फाद हुसैन साहब कि इसके पीछे 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि वो गवर्नमेंट पे तनकीद करना चाहते हैं, दूसरा वो ये चाहते हैं कि शायद दोबारा वो कैबिनेट में चले जाएं, क्योंकि वो पहले कैबिनेट का हिस्सा थे। जब वो कैबिनेट में थे तब उन्हें कैबिनेट बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि उस कैबिनेट ने बड़ी पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत की थी। उस कैबिनेट ने सत्यानाश कर दिया था। तो फाद हुसैन उस कैबिनेट का हिस्सा थे और अब फाद हुसैन को कैबिनेट अच्छी नहीं लग रही, और मेरे ख्याल में एक तरह की सीवी है कि जनाब मुझे कैबिनेट में दोबारा शामिल किया जाए। तो फाद हुसैन साहब को दोबारा शामिल हो जाना चाहिए ताकि कैबिनेट उनको अच्छी लगना शुरू हो जाए। बहरहाल ख्वाजा आसिफ का भी एक गिले शिकवे वाला एक ट्वीट आया कि जनाब 80,000 रुपया भी ले लिया हमसे और हमें रसीद भी कोई नहीं दी, और ये निज़ाम चल रहा है। अगर एक वफाकी वजीर की ये हैसियत है तो किसी और की क्या होगी। फिर थोड़ी देर पहले इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनाब मेरा जो घर है जहां पे मैं रहता हूं, सरकारी घर, वो टूट फूट का शिकार है। मैंने मोहसिन नकवी के तरले किए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं करवा के दे रहा, अपने घर का दरवाजा नहीं ठीक करवा पा रहा।